गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्ट रूम। मैं एडवोकेट सुरेंद्र हुड्डा। दोस्तों, मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस केस के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें चेक बाउंस होने के बाद नोटिस से लेकर कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक के प्रोसीजर की संपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि चेक बाउंस केस में आरोपी द्वारा अपने डिफेंस में क्या तर्क लिया जा सकता है। यह वीडियो केस करने वाले शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के लिए है। आरोपी द्वारा क्या डिफेंस लिया जा सकता है, यह जानकर शिकायतकर्ता इन डिफेंस को ध्यान में रखते हुए अपने केस का ग्राउंड अच्छे से तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेक होल्डर जो कि शिकायत करता है, यदि उसके पास चेक है तो यह माना जाएगा कि चेक आरोपी व्यक्ति ने अपने किसी कर्ज को चुकाने के लिए शिकायतकर्ता को दिया होगा। अर्थात जो कर्ज या उधार आरोपी ने शिकायतकर्ता से लिया है, उस कर्ज या उधार को चुकाने की एवज में यह चेक आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दिया गया होगा। चेक बाउंस होने के बाद शिकायतकर्ता यदि रिक्वायर्ड टाइम पीरियड की सभी कंडीशंस को पूरा करते हुए कोर्ट में एनआई एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत केस फाइल करता है, तो कोर्ट की यह प्रजम्पशन होगी कि आरोपी की शिकायतकर्ता के प्रति पैसा चुकाने की लायबिलिटी थी, तभी चेक आरोपी ने शिकायतकर्ता को दिया होगा। लेकिन यह ध्यान रहे, यह कोर्ट का सिर्फ प्रजम्पशन होता है, फाइनल डिसीजन नहीं होता। जब तक आरोपी पर आरोप सिद्ध ना हो, जब तक कोर्ट कन्विक्ट ना करे, तब तक कोई व्यक्ति मुजरिम नहीं होगा। शिकायतकर्ता भी केस फाइल करके यह ना समझे कि वह केस जीत जाएगा। सिर्फ चेक दिखाने से काम नहीं चलेगा। शिकायतकर्ता को केस में यह भी बताना होगा कि आरोपी की लायबिलिटी क्या थी। कोर्ट में केस फाइल होने के बाद दोनों पार्टीज़ को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। यह केस समरी ट्रायल होता है, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। कोर्ट नोटिस जाने के बाद आरोपी को सबसे पहले नोटिस में बताए गए समय पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जमानत करवानी होती है, क्योंकि सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग के जैसे ही होती है। पहले शिकायतकर्ता को अपनी विटनेस देने का मौका दिया जाता है, बाद में कोर्ट आरोपी को भी अपनी विटनेस देने का मौका देती है। आरोपी की सीआरपीसी सेक्शन 313 की स्टेटमेंट होती है। आरोपी यदि चाहे तो सीआरपीसी सेक्शन 315 की एप्लीकेशन मूव करके अपना स्वयं का गवाह बन सकता है और अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट देना चाहे तो दे भी सकता है। दोनों पक्षों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। अंत में मजिस्ट्रेट द्वारा विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन व डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए फाइनल जजमेंट दिया जाता है। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि आरोपी अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट ही पेश करे। आरोपी अपना डिफेंस शिकायतकर्ता द्वारा फाइल किए गए केस में जो फैक्ट, जो ग्राउंड लिए गए हैं या जो विटनेस की स्टेटमेंट हुई है, उनमें कंट्राडिक्ट करके भी अपना डिफेंस तैयार कर सकता है। आरोपी को चाहिए कि वह अपना जो भी डिफेंस कोर्ट में रखे वह पूर्ण विश्वास के साथ और प्रूफ के साथ रखे, हल्के डिफेंस ना ले। कई बार आरोपी द्वारा कोर्ट में यह डिफेंस लिया जाता है कि उसका चेक चोरी हो गया था, या उसने चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया था, या फिर उसने चेक दिया ही नहीं था। ऐसा डिफेंस अगर वह प्रूफ के साथ पेश करता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हल्के डिफेंस कोर्ट में लेना आरोपी को भारी पड़ सकता है। अगर आरोपी डिफेंस लेता है कि मेरा चेक चोरी हो गया था, तो उसे प्रूव करने के लिए आरोपी को चेक चोरी होने की एफआईआर दिखानी होगी। और यह डिफेंस लेता है कि मैंने तो चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया था, ना कि पेमेंट करने के लिए। शिकायतकर्ता ने तो मेरे चेक का मिसयूज़ किया है, तो आरोपी को इसे प्रूव करना होगा और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपने डिफेंस में देना होगा जिससे यह प्रूव हो सके कि चेक सिक्योरिटी के तौर पर ही दिया गया था और शिकायतकर्ता ने इस चेक का मिसयूज़ किया है। आरोपी का नेक्स्ट डिफेंस बनता है चेक में लिखे गए अमाउंट को लेकर। यदि चेक में अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा से यहाँ पर मेरा मतलब है कि शिकायतकर्ता की सालाना इनकम चेक में लिखी गई राशि से कम हो। जैसे कि चेक में लिखी गई धनराशि 10 लाख रुपए है और शिकायतकर्ता की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, तो कोर्ट द्वारा यह विचार किया जा सकता है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को 10 लाख रुपए कर्ज के तौर पर नहीं दिए जा सकते और कोर्ट कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेंस पर।
यदि चेक लेते समय और पैसे देते समय यदि दोनों पक्षों द्वारा कोई विटनेस नहीं बनाया गया हो, दोनों पक्षों के बीच कोई भी किसी तरह का एग्रीमेंट ना हुआ हो, कोई रिसिप्ट कोई प्रिंटआउट ना तैयार किया गया हो और आरोपी को पेमेंट कैश में दी गई हो, तो यह सभी आरोपी के लिए बहुत अच्छे डिफेंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफेंस बनता है यहाँ डेट को लेकर। शिकायतकर्ता यदि अपनी कंप्लेंट में यह मेंशन नहीं करता है कि आरोपी को लोन के तौर पर दिया गया अमाउंट किस तारीख को किस स्थान पर दिया गया है, तो यह पॉइंट भी आरोपी के डिफेंस का काम करता है। ITR को लेकर भी आरोपी द्वारा अपना डिफेंस बनाया जा सकता है। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न रिपोर्ट। आरोपी चाहे तो शिकायतकर्ता की ITR रिपोर्ट मंगवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकता है। ITR रिपोर्ट में यह देखा जा सकता है कि लोन के तौर पर दिया गया चेक अमाउंट शिकायतकर्ता ने अपनी ITR में शो किया है या नहीं किया है। कोर्ट का यह मानना है कि किसी को पैसा उधार दिया गया है तो उसे ITR में मेंशन किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगल काम के लिए लीगल रूप से दिए गए लीगल मनी को ही कानून की सहायता से वापस लिया जा सकता है। और इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार भी एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन गैरकानूनी माना गया है। चलिए अब थोड़ा डिफेंस से हटकर भी शिकायतकर्ता के पक्ष में बात कर ली जाए। इसके विपरीत यदि शिकायतकर्ता को अपना केस जीतना है तो उसे डिफेंस को ध्यान में रखते हुए अपना केस मजबूती के साथ कोर्ट में पेश करना होगा। शिकायतकर्ता को यदि पहले से ही पता हो कि आरोपी द्वारा क्या डिफेंस लिए जा सकते हैं तो शिकायतकर्ता आसानी से केस को जीत सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा भी पैसे के लेन देन के समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जैसे कि पैसों का आरोपी के खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहिए। चेक लेते समय कोई गवाह ज़रूर बना लेना चाहिए। आरोपी का चेक के साथ साथ एक ID प्रूफ या कोई एड्रेस प्रूफ भी ले लेना बहुत ज़रूरी है। पैसे देते समय और चेक लेते समय यदि कोई एग्रीमेंट तैयार किया गया है तो उस एग्रीमेंट में चेक से संबंधित संपूर्ण जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 138 का केस एक टेक्निकल केस है जिसमें टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि शिकायतकर्ता टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए आरोपी की लायबिलिटी सिद्ध कर देता है तो उसे केस जीतने से और आरोपी को सज़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। सज़ा का क्या प्रावधान है इस बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ।